ये क्वेश्चन करो पहले, इजी क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चंस जस्ट क्विकली मैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है। इजी है, जस्ट पढ़ लो फिर सॉल्यूशन बता दो, पढ़ लो और सॉल्यूशन बता दो। जो मेन है वो 29, 28, 29, 27, 28, 29 उस टाइप का क्या लिखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। मास ऑफ 50 kg starts moving on earth and acquires a speed of 1.8 मीटर पर सेकंड। विथ व्हाट स्पीड डज द अर्थ रिकॉइल। मतलब ये अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी है, ये आदमी ने आगे जाना चालू किया, कितना स्पीड है 1.8 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो जरा एक बार, जस्ट कितना आता है देखो। 0.5 किलोमीटर पर आवर में इंटू 18/5 करना पड़ेगा ना, 5/18 नहीं, ठीक है। कितना 32.4/5। हाँ, तो यहाँ पे बोला मास ऑफ अर्थ इतना है, तो ये कितने से रिकॉइल होगा, ठीक है। ये कितने से रिकॉइल होगा, इसका मास कितना दिया है कैपिटल एम। तो हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, तो कितना हुआ यहाँ पे, हाँ हाँ, तो टोटल नेट फोर्स कितना है यहाँ पे 0। तो नेट फोर्स 0 है, तो 50 इंटू क्या होगा 1.8 इज इक्वल टू मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू क्या v। तो मास ऑफ द, मतलब ये कितने से रिकॉइल हो गया वो आ गया, ठीक है। कितना है वो 1.5 मतलब बहुत ही कम है ना। देखो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सब लोग के लिए ये क्वेश्चन है कि सपोज अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं, ठीक है, और सब साथ में एक डायरेक्शन में मूव करना चालू कि कीड़े मकोड़े, कुत्ते, ठीक है, सब बंदर, तो बंदर, कुत्ते, आप लोग, सब लोग मूव करना चालू किया एक डायरेक्शन में, तो क्या अर्थ पीछे जाएगी। सपोज इस डायरेक्शन में जाना चालू किया, तो क्या अर्थ पीछे जाएंगी, एक्चुअल में जाएगी, लेकिन उसका स्पीड क्या होगा बहुत ही कम। क्यों, क्योंकि आप सब देख सकते हो, मतलब हाँ, मतलब ये क्वेश्चन वही टाइप का क्वेश्चन है। ये मास एक 50 kg का है, ठीक है। अब वही एवरेज मास 50 kg पकड़ते कि कुछ लोग का 100 kg होगा, कुछ लोग का 10 kg होगा, तो एवरेज मास 50 kg पकड़ते। 50 kg वाले कितने लोग हुए, हाँ, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 10 पकड़ लेते सब अपने जानवर सब पकड़ के, ठीक है। तो 10 टू द पावर 12 पकड़ लो, चलो, तभी भी यहाँ पे 10 टू द पावर क्या आएगा -12 का आएगा। तो वो स्पीड क्या होगा बहुत ही कम, बट अर्थ मूव करेगी, रिकॉइल तो होगा, ठीक है। तो जब हम लोग सब आगे जाना चालू करेंगे तो अर्थ थोड़ा सा पीछे जाएगी, वही डिपेंड करता है वो कितना जाएगी, ठीक है। स्पीड बहुत ही ज्यादा अगर दिया, स्पीड आपका बहुत ही ज्यादा है, तो वो और अपन ज्यादा नहीं, क्योंकि अपना तो मैक्सिमम जो स्पीड होता है वो 45-48 किलोमीटर। अभी सब कार है, सब कार में बैठे, या सब कोई और एक ऐसा कोई चीज है जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड से बहुत अच्छा फ्रिक्शन भी होगा, तो शायद से वो थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है। बट सब एक, बट हर में एक्चुअली अर्थ में क्या होता है, हर एक चीज रैंडम मूव करती है, इसलिए रैंडम होने की वजह से हर एक चीज 0 हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन बना देंगे बाद में। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 हुआ क्या आपका। A ball of mass 50 gram moving at a speed of 2 मीटर पर सेकंड strikes a plane surface at an angle। ये हुआ, ये एक बार क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये सब होमवर्क ही दिया था, ठीक है। मैं पहले 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल करते, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन पे जाता है। ये क्वेश्चन में क्या दिए, अ बॉल ऑफ मास, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन जस्ट बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, 1.5 मिनट का क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इसको। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ प्लेन सरफेस एट एन एंगल कितना 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पे स्ट्राइक किया। द बॉल रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन इक्वल एंगल एट एन इक्वल एंगल, तो बॉल ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुआ विद द सेम स्पीड। ये भी एंगल कितना है 45 डिग्री।
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम and change in the magnitude of the momentum of the, and the change in the magnitude of the momentum of the ball. ये समझ में क्या? The magnitude of the change in momentum मतलब डेल्टा p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम मतलब सिर्फ डेल्टा क्या? p। मतलब यहां पे वेक्टोरिकली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इसका मैग्नीट्यूड, और इसमें फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा? pf माइनस है क्या? pi। इसकी वजह से कितनी होगी? 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका कितना है? mv, इसका कितना है? mv, तो mv माइनस mv कितना हो जाएगा? 0। और मोमेंटम वेक्टर करना है तो यहां पे इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप लिखना पड़ेगा, इधर भी इन टर्म्स ऑफ क्या? आई कैप जे कैप। आइदर आई कैप जे कैप लिखो या फिर एक्स एंड वाई कंपोनेंट वाइज लिख दो। अब आप देखोगे इनिशियल, अब इसका इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम देखोगे, ये इनिशियल मोमेंटम देखो और ये फाइनल मोमेंटम देखो। फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या होगा बताओ? mv cos 45 mv sin 45 मतलब mv बाय √2 आई कैप प्लस mv बाय √2 जे कैप। इसमें तो दोनों ऐसा है ना, ये और ये दोनों पॉजिटिव है। इसमें इनिशियल मोमेंटम में ऐसा और ऐसा मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? mv बाय √2 आई कैप और ये माइनस mv बाय √2 जे कैप। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो आई कैप तो क्या हो जाएगा? कैंसल कैंसल। जे कैप क्या हो जाएगा? ऐड, क्योंकि ये प्लस माइनस है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ mv बाय √2 इंटू 2, हाँ मतलब 2 इंटू mv बाय √2 जे कैप बचेगा। सबको समझ में आ रहा है? मतलब √2 mv, सो √2 mv कहां पे? जे कैप अलोंग कौन से एक्सिस? वाई एक्सिस। आप देखोगे ना इस बॉल का मोमेंटम अलोंग x और इस बॉल का भी मोमेंटम अलोंग x चेंज हो रहा है क्या? नहीं। मोमेंटम कहां पे चेंज हो रहा है? y पे। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स कहां पे? ओनली अलोंग y। अरे आप देखोगे ना बॉल यहां पे ऐसे आ गया तो बॉल के ऊपर एक ही फोर्स है, कौन सा? अरे भाई नहीं, इसके ऊपर टच कर रहा है तो एक ही फोर्स है, नॉर्मल। ये नॉर्मल फोर्स के वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसी को हम इंपल्स बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स इंपल्स देता है। अभी यहाँ पे आएगा, मुझे बताओ ये सबको समझ में? अब इसको मैं आई कैप जे कैप के टर्म में लिखा आपको सबको समझने के लिए। आप क्या करो? अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई कंपोनेंट से हिसाब से भी कर सकते हो। एक्स कंपोनेंट फाइनल माइनस एक्स कंपोनेंट इनिशियल 0 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट फाइनल वाई कंपोनेंट इनिशियल ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या है? अपोजिट है। और उन दोनों वेक्टर्स को, अपोजिट वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है? यही तो देखा अपन ने। सबको समझ में आया? ये चीज बाद में आएगी, ठीक है? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये तो ऑलरेडी हो चुका था। ये गलत डायग्राम गलत जगह पे दिया है उसने। ये विथ व्हाट वेलोसिटी 2 एस्ट्रोनॉट्स वाला क्वेश्चन, ये एक्चुअल में इजी क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ओके चलो गाइस, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है? ये क्वेश्चन एक्चुअली मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसको 2 स्टेप्स में करना है। पहले सब इस क्वेश्चन को पढ़ लो, खुद से पहले ट्राई मारो। हो लिया ना? पढ़ लिया है ना? फिर सोल्यूशन देखते कैसा है। पहले क्या किया? गन इज माउंटेड ऑन अ रेलरोड कार, द मास ऑफ द कार एंड द गन एंड द शेल कितना है? 50 m मास है, वेयर m इज द वन शेल का मास, ठीक है? मतलब ऐसा पकड़ लो, ये ऐसे कार है और एक गन है, बराबर ना? ऐसे, और टोटल मास कितना है इसका? 50 m टोटल मास है। अब देखो ऐसे ही रुका हुआ है। अब क्या हुआ? बुलेट, एक शेल यहां पे निकला, कितने स्पीड से? 200 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पे दिया वेलोसिटी ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू द गन
इन इट स्टेट्स बिफोर फायरिंग का जो स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में। तो जो शेल यहां से निकला, ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना है 200 मीटर पर सेकंड है। एक शेल का मास m दिया था, तो बचा कितना मास 49 m। तो ये जैसे ही निकला तो ये कहां पे गया पीछे, तो ये उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। बट अभी इस वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी मतलब v1 बोल देते हैं, चलो v1, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में पहले रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था इसमें 0। अरे भाई दोनों रुका हुए थे ना। फाइनल मोमेंटम कितना है 200 इंटू m माइनस क्या 49 m इंटू v1। तो v1 का वैल्यू कितना है यहां पर 200 बाई 49। भाई समझ में आया। सो 200 बाई 49 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी ऐसे हुई, समझ में आया। अब क्या हुआ, बट यहां पे पूछा क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकंड शॉट। फर्स्ट शॉट नहीं, फर्स्ट शॉट के बाद तो ये था, सेकंड शॉट के बाद क्या होगा। अब सेकंड शॉट में मैं वापस यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अब यहां पे पूरी की पूरी जो है कार है ऐसे विद गन, कितने से पीछे जा रही है v1 से, कितना 200 बाई 49 से जा रही है, ठीक है। कितना मास है इसका 49 m मास है। अब यहां से वापस दूसरी बुलेट निकली। अच्छा दूसरी बुलेट निकली, वो भी कितने स्पीड से निकली, नहीं, ये क्या है 200 मीटर पर सेकंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू गन, मतलब आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू गन इज इक्वल टू क्या वेलोसिटी ऑफ शेल माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। अब वेलोसिटी ऑफ शेल क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। अरे वेलोसिटी ऑफ गन अभी है कितना 200 बाई 49। वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू गन कितना है, गन कितना है 200 दोनों। तो वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू गन कितना है 200 इस तरफ ना, मतलब आई कैप। और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ गन क्या है 200 बाई 49 माइनस आई कैप, मतलब मैं माइनस लिख दूं क्या यहां पे, ये हो गई ना बेसिकली, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ क्या शेल। मतलब इस शेल का भी वेलोसिटी जो है वो ये है, मतलब कितना हुआ 200 इंटू क्या 48 बाई, अरे 49 माइनस 48 बाई 49, तो इसका वेलोसिटी कितना हुआ 200 डिवाइड बाई क्या, अरे समझ में, मतलब इंटू 48 बाई 49 मीटर पर सेकंड, ये इसका नया स्पीड है, ठीक है। तो अब इससे निकला, तो ये जो है इसका जो नया स्पीड हुआ ये कितना हुआ v2 हुआ। और मास कितना बचा टोटल 48 m। अभी कितना मास बचा 48 m ना, जब ये निकला तब, जब ये ब्लू वाला जो है वो ये m निकला तब। तो इनिशियल स्टेज में रेड वाला था, इनिशियल स्टेट में क्या था, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था 49 m, कितने से जा रहा था 200 बाई 49, किस डायरेक्शन में पीछे, तो उसको माइनस साइन डालते हैं। सो माइनस ऑफ 49 m इंटू क्या 200 बाई 49। फाइनल मोमेंटम कितना था 48। हाँ फाइनल मोमेंटम कितना था, ये मास m इंटू क्या, हाँ तो m इंटू 200 इंटू क्या 48 बाई 49, ये इसका माइनस 48 m v2। समझ में आ रहा है, ये फाइनल मोमेंटम है जो मैंने लिखा है, और ये इसका क्या है इनिशियल मोमेंटम है। ऐसे दो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेंगे।
29 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन सेम है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। बट ये समझ में है कि नहीं समझ में है भाई? मुझे होता यहाँ पे पहले भी गन कैसे जाने लगी, इसको V1 स्पीड आ गया ना, तो V1 स्पीड से जा रही थी, तो इनिशियल था जब गन बुलेट मतलब शेल फायर हुआ, वो मैंने ब्लू में लिखा है, शेल फायर हुआ तो शेल ऐसे निकला, और इसका स्पीड अभी क्या हो गया नया V2, और इसका मास कितना हुआ 48 m। पहले कितना था 49 m, अभी कितना हुआ 48 m। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। अब इनिशियल इधर जीरो नहीं क्योंकि जा रही है ना ऐसे पीछे। भाई सबको समझ में आया नहीं आया? दो स्टेप्स, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये है। गाइस 27 हुआ ना तो 28 सेम है, सेम टाइप का है। मतलब जो अपन ने किया ना, पहले आदमी ने जंप मारा, ये पीछे आने लगा, फिर आदमी ने जंप मारा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब वो जैसे बुलेट फायर हुआ ना उसी टाइप का। और इधर भी यही सेम लगाना है, वेलोसिटी ऑफ क्या शेल विथ रिस्पेक्ट टू गन, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू है। ये आप ट्राई मारो, अच्छे ट्राई मारो, जिनका नहीं हुआ होगा एक बार अच्छे ट्राई मारो। सेम टाइप का सोच, आपको केस 1 एंड केस 2 ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन, ये इसका सबसे लास्ट का क्वेश्चन है। ये HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 29, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा HC वर्मा में लास्ट का जो एग्जांपल होता है वो सबसे टफ होता है उस पर्टिकुलर सब टॉपिक का, तो सबसे टफ एग्जांपल है। बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सबसे इजी एग्जांपल है, क्योंकि इसमें लगेगा कंसेप्ट, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले पढ़ाई होगा, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन देखते क्या है, क्या दिया है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन बाद में भी अच्छा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअल का एकदम लास्ट का क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 62, 63, 64 वाला क्वेश्चन टाइप, सेम टाइप की क्वेश्चन दिखेंगे आपको। लास्ट का 60, 61 कुछ तो सेम टाइप का दिख रहा है। अब एक्चुअल आप देखोगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, पहले मैं पढ़ के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m which started with a speed v on horizontal part of the bigger block of, ये बिगर ब्लॉक है, इसका कैपिटल m है। अब इसमें क्या है, द कर्व पार्ट ऑफ द सरफेस शोन इन द फिगर इज सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर फिगर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सब फ्रिक्शनलेस। फाइंड द स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक रीचेस द पॉइंट A ऑफ द सरफेस। अब क्वेश्चन मुझे बताओ, इस पूरे थ्रू आउट मोशन में जैसे मास m वेलोसिटी v से जाने लगा और यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है, ये आगे जाता है तो ये पीछे जाता है फ्रिक्शन की वजह से ना। मतलब सपोज आदमी होता है चलना चालू करता तो ये कहां पे जाता पीछे, और ये कहां पे जाता आदमी आगे, ऐसा होता। बट यहाँ पे फ्रिक्शन है क्या, तो भाई ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो स्लाइड करेगा वहां तक तो कुछ होगा नहीं होगा। मतलब ये मास m एग्जैक्टली इधर तक, जब तक इसका स्ट्रेट है यहां तक तो कुछ होगा ही नहीं। फिर कब होगा, हाँ, जब ये आगे ऊपर चढ़ने लगेगा तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर है। मतलब ये मास m ऐसे चढ़ने लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर एक नॉर्मल फोर्स हुआ और इधर भी नॉर्मल फोर्स हुआ। अब ये बड़े ब्लॉक के ऊपर ये नॉर्मल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में ना, और वो नॉर्मल फोर्स बदलते जा रहा है। देखो तो वेरिएबल फोर्स है ना, अब ये वेरिएबल फोर्स की वजह से इसके ऊपर अंदर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी भी आते जाएंगे। अब आप बोलोगे भाई मैं नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करूंगा और फिर वो वेरिएबल v निकालूंगा तो भाई इंटीग्रेशन में लगेगा, तो यहां से यहां पे मैं इधर इसकी स्पीड निकालते जाऊंगा, फिर मैं इंटीग्रेशन टाइम के साथ करूंगा वगैरह, टाइम वेम निकालेंगे, तो ये सब करना नहीं है। अभी जब भी आपको स्पीड निकालना होता है तो इधर क्या निकालने का, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का, या फिर क्या मोमेंटम कंजर्वेशन। अभी नया तो सिखाना बराबर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम करने की देखने की कोशिश करने का, वर्क एनर्जी थ्योरम से होता है क्या वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पता है तुमको? नहीं, अभी यहाँ पे पता है क्या? नहीं पता, सिर्फ एक ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो नहीं पता, तो वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं। अब देखो दो तुक्के लगाने के, इधर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं तो फिर क्या मोमेंटम कंजर्वेशन, या फिर सर्कल में तो सर्कुलर मोशन।
बट अपने को सर्कुलर मोशन में तो नॉर्मल फोर्स मिलेगा जो नहीं चाहिए। तो अभी क्या मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम करके देखते हैं क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा। मुझे बताओ यहां पे इस m के ऊपर एक फोर्स है, कौन सा mg, कहां पे है नीचे, इसके ऊपर तो कैपिटल mg है और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर है n1, ये तो एक दूसरे को क्या कर रहा है कैंसल। तो दोनों को m प्लस m सिस्टम मैंने देखा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है क्या, नहीं है, नेट फोर्स mg है ना, किधर है नीचे, तो नेट फोर्स 0 कहां पे है, y एक्सिस पे तो नहीं है बट x एक्सिस पे, अरे x एक्सिस पे देखो ना, यहां पे नॉर्मल हमेशा पेयर में आएगा, एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल, पहले इधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या था 0, तो m प्लस m सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है अलोंग कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, अलोंग y 0 नहीं है, y में कौन सा फोर्स है स्मॉल mg है ना, तो नेट फोर्स 0 अलोंग x एक्सिस है, मतलब मोमेंटम कंजर्व कहां पे करेंगे ओनली अलोंग x एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इक्वल टू क्या फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये तो नीचे वाला ब्लॉक तो रुका है, इनिशियल मोमेंटम कितना है स्मॉल m इंटू v। अब फाइनल मोमेंटम कितना है उसके लिए क्या करेंगे, ऐसा पकड़ लो, आगे चलो, मैं इधर ड्रॉ नहीं करता, मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ऐसा पकड़ लो, फाइनल मोमेंटम के लिए ये मास m जो है ना ये इधर आ गया, ये क्या है कैपिटल m। अब इस स्मॉल m के पास दो वेलोसिटीज है, ये ऊपर भी तो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी मैंने क्या पकड़ ली v1, ये स्मॉल m की ये वेलोसिटी कितनी थी v2। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, नीचे वाला जो कैपिटल m है उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 नहीं होगी तो क्या हवा में चलते रहेगा ना, ऐसे आते हवा में जा रहा है नहीं ना, तो नीचे वाले की भी वेलोसिटी कितनी होगी v2, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। अरे वेज कंस्ट्रेंट मतलब क्या, एक दूसरे के साथ, तो ये वेलोसिटी भी कितना रहेगा v2, ठीक है। अब इधर भी v2, इधर भी v2, इधर क्या v1। अपने को क्या पूछा है, किसकी वेलोसिटी पूछी है, फाइंड द स्पीड ऑफ क्या बिगर ब्लॉक, बच गए, स्मॉलर ब्लॉक होता तो क्या निकालना पड़ता v1b, फिर उसके लिए और कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता। अभी तो कौन सा है बिगर ब्लॉक, तो बिगर ब्लॉक तो एकदम इजी है ना। अब बिगर ब्लॉक के लिए अलोंग x एक्सिस फाइनल मोमेंटम बड़े वाले का कितना है कैपिटल m v2, और छोटे वाले का कितना है स्मॉल m v2। v2 कॉमन निकाल दिया तो v2 की वैल्यू कितनी है mv डिवाइड बाय क्या m प्लस m, बस है इसका आंसर, कुछ नहीं आंसर, क्योंकि यहां पे क्या निकालना था वेलोसिटी कौन सी थी सिर्फ बिगर ब्लॉक की v2, अब किसी ने बोला v1 निकालना है, तो वो क्वेश्चन हो गया कॉम्बिनेशन, कौन सा वर्गेन थ्योरम एंड नहीं वर्गेन थ्योरम एंड ये अभी जो वर्गेन थ्योरम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सब कुछ समझ में आ रहा है। और जो क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये सबको समझ में है क्या, देखो ये सॉल्यूशन कंसेप्चुअल सॉल्यूशन है, 61 देखोगे तो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट इसमें और अच्छे हैं, ठीक है, और वो उससे समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे अभी हर एक चीज मिलके चलेगा, ठीक है। उसके बाद अपने को मेन पार्ट करना है इंपल्स, आज इंपल्स पढ़ाना है अपने को, इंपल्स एंड कोलिजन। देखो ये क्वेश्चन समझ में है, देखो ये क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक का एंड वाला क्वेश्चन है, 60 एंड 61 दोनों, तो ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये एडवांस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मतलब ओवरऑल जब हम लोग देखेंगे तब सारे क्वेश्चंस में। उसके आगे वाले थोड़े से कोलिजन वाले क्वेश्चंस हैं, पीछे वाले, मतलब आगे वाले नहीं पीछे वाले। ध्यान में रखना गाइस, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, जैसे अभी ये मैथ में नहीं है तो मैथ में नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका उसको करना नहीं, क्योंकि वो इधर तक मैकेनिक्स पार्ट 1 खत्म होता है, मतलब मैकेनिक्स पार्ट 1 जनरली हम लोग बोलते हैं ना, पार्ट 2 में एक्चुअली रोटेशन ग्रेविटेशन एंड एसएचएम होता है, पार्ट 1 जो है ये पूरा कॉम्बिनेशन
एडवांस में पूछ रहा था। एडवांस में ये और ऐसा 3-4 चैप्टर है, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सीओएम कोलिजन का मिक्स क्वेश्चन आएगा। सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर नहीं आएगा, मतलब कभी कभी आता है, बट जनरली मैकेनिक्स का मिक्स क्वेश्चन आएगा। रोटेशनल मोशन का अलग से आएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन में पूरा मैकेनिक्स कवर होता है। सो रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट पूरा मैकेनिक्स पार्ट 1 एंड रोटेशनल कंबाइंड। एसएचएम अलग है, हाँ सीरियस, क्योंकि एसएचएम एंड वेव्स सेम है। ओके गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, अभी ये क्वेश्चन को अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो ये क्वेश्चन एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 61 है, मतलब ये क्वेश्चन वन ऑफ द सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है एचसी वर्मा का। इससे भी टफ क्वेश्चन आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगे, डीसी पांडे, विरोड वगैरह, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 5-10 मिनट चला जाता है। ठीक है, आपको वो भी स्पीड बढ़ाना है नेक्स्ट 2 इयर्स में, राइट। इसका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन जेईई मेन में आ सकता है, बट पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे एडवांस ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा है देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले आप क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ो, पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व सपोज करना है, मतलब इसमें क्या दिया है, एक बड़ा सा ऐसा एक ये फिगर है, राइट, लार्ज मास एम बोलते हैं, ये कैपिटल एम है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, तो इसको यहां से छोड़ा तो क्या होगा, तो ये जब तक ऐसा है, मतलब एकदम स्ट्रेट रहेगा, तब तक तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जैसे चढ़ना चालू किया, क्या हुआ, ब्लॉक मूव करेगा बड़ा वाला, क्यों, किसके वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये ब्लॉक जैसे ही इधर आया, ठीक है, मैं अलग अलग इसके पोजीशन बताता हूँ, ये इधर आया, तो ये इधर आया, नॉर्मल फोर्स इधर लगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इधर लगा, फिर इधर आया, जब ये ऐसे था, अब एकदम टॉप मोस्ट में, ये स्ट्रेट पार्ट है, तो इधर भी नॉर्मल फोर्स ऐसे है, ये सब नॉर्मल फोर्स अलग अलग है, N1 है, N2 है, N3 है, नॉर्मल फोर्स चेंज होते जाएगा, होते जाएगा ना। और इसके ऊपर भी वही सेम फोर्स N3, इधर भी कितना होगा फिर उस टाइम पे N2, इस टाइम पे भी N1, इस तरीके से चलते रहेगा। बट बड़ा वाला ब्लॉक M मूव क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ नॉर्मल फोर्स जो स्मॉल m ने दिया हुआ है, और नीचे वाला फिक्स तो नहीं है, तो ये तो मूव करेगा। क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्ज ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन अ वर्टिकल पार्ट। तो वर्टिकल पार्ट में स्पीड कितना रहेगा, ठीक है, इसका यहां पे स्पीड कितना दिया है, v, बराबर ना, और v दिया रहेगा ना इधर, तो इधर का इसका स्पीड कितना है, v। ठीक है, बताओ कितना होगा यहाँ पे, पहला वाला पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज ऑन वर्टिकल पार्ट। तो जो ये इधर रहेगा, तो इस पॉइंट पे इसके दो वेलोसिटीज रहेंगे, एक वेलोसिटी कहां पे रहेगा, ऊपर, कितना, v1, दूसरा वेलोसिटी कितना, v2, इसका क्या होगा, v2। ये दोनों वेलोसिटी सेम क्यों होंगे, क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है ना, वेज कंस्ट्रेंट। अरे इसका स्पीड ज्यादा होता इस डायरेक्शन में तो अंदर घुसता, कम होता तो हवा में उड़ता है, क्या हवा में उड़ नहीं रहा है, साथ में चल रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम। अब ये v2 निकालना तो बहुत इजी है, देखो v1 एंड v2 निकालना, मतलब कितने अननोन्स है यहाँ पे, 2। अब देखोगे ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी तो वही है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर, मतलब ये v1 एंड v2 निकल गया तो वो स्पीड निकल जाएगा, और v2 मतलब v1 v2 दो अननोन है। इक्वेशन कितने चाहिए, 2। पहला इक्वेशन कौन सा है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा कौन सा होगा, वर्क एनर्जी पावर, क्योंकि यहां पे तो कोई सर्कुलर मोशन तो है नहीं तो सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन का भी लग जाता। तो 3 इक्वेशन दिमाग में रखते हैं अपन, ठीक है, अभी के 2 है, तो पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। m प्लस m सिस्टम में ए पार्ट के लिए, m प्लस m सिस्टम में क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग क्या 0 है, x एक्सिस 0 है, क्योंकि ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी यहाँ पे कितना है, mg, कहां पे है, नीचे। हाँ, ये mg और इसका नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल, तो उसका तो कुछ काम है ही नहीं, mg और n डैश जो रहेगा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे नेट फोर्स सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में mg, तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस तो 0 है, x एक्सिस 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या हो गया, mv इज इक्वल टू क्या, m प्लस m v2, तो v2 आ गया। तो v2 की वैल्यू समझ में कितनी आई, mv डिवाइड बाय क्या, m प्लस m,
ये तो सेम क्वेश्चन था ना। अब बी पार्ट कैसे करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम किसके ऊपर लगेगा? एक्चुअल में देखा जाए यहां पे दो अलग अलग चीजों से लग सकता है, एक स्मॉल एम पे लगाओ, एक कैपिटल एम पे लगाओ। तो दो वर्क एनर्जी थ्योरम अलग अलग लगा दिए, दोनों को कंबाइन कर दिया तो सिस्टम। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम के ऊपर भी लगा सकते हो। सिस्टम के ऊपर लगाओगे या इंडिविजुअल ब्लॉक के ऊपर? नहीं, मैंने सपोज इंडिविजुअल एम पे ऊपर लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या होगा? मैं आपको लिख के रखता हूं, इंडिविजुअल पे एम के ऊपर लगाते हैं स्मॉल एम, मतलब मैं दूसरे कलर में लेता हूं, स्मॉल एम के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है ऑन स्मॉल एम। क्या होगा इसमें? वर्क डन बाय क्या? ग्रेविटी। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या? नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और स्मॉल एम पे बताओ क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? माइनस mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो नहीं। क्यों? वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो कब होता है? When the surface below is fixed। क्या फिक्स्ड है? यहां पे मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये नॉर्मल फोर्स, जनरली सपोज नीचे वाला सरफेस फिक्स होता तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे होती? ऐसे होती ना। अब ये मूव कर रहा है तो ये ऊपर तो जा ही रहा है, कहां पे जा रहा है? इधर भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अभी ऐसे नहीं है, कैसे है? ऐसे है कुछ। तो डिस्प्लेसमेंट का और नॉर्मल फोर्स का एंगल जीरो है क्या? तो यहां पे वर्क डन में नॉर्मल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या वर्क डन में नॉर्मल फोर्स पता है यहां पे? क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहां पे पूरा का पूरा क्या है? वेरिएबल। तो भाई वर्क डन में नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं है, तो उसको जो है वही रखूंगा। हाँ, एक मिनट ना, कंसेप्ट बनने वाला अपना उससे। एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कितनी? फाइनल कितनी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस, अरे यहाँ पे जगह नहीं है भाई, आप समझो, ठीक है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? हाफ एम v स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब ऑन बिगर ब्लॉक, वर्क एनर्जी ऑन बिगर ब्लॉक क्या होगा? वर्क डन बाय क्या है इसमें? ग्रेविटी कितना है? नहीं ना, ग्रेविटी तो है ही ना, सेंटर ऑफ मास उसका कैपिटल एम का सेंटर ऑफ मास तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एम कैपिटल एम पे कितना है? जीरो। अब वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है? इसके ऊपर वर्क डन बाय नॉर्मल जो रहेगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब इधर प्लस लिखा है तो इधर क्या होगा? माइनस है। इधर माइनस लिखा है तो इधर, तो ऊपर में माइनस लिख देते हैं, ऊपर वाले को माइनस लिखते हैं तो नीचे वाले को क्या लिखेंगे? प्लस। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ एम कैपिटल एम इंटू क्या? v2 स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा? कैंसिल ना। अरे समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा यहाँ पे? माइनस mgh इज इक्वल टू क्या? हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये माइनस वाला सिंबल बाद में डालता हूँ, प्लस क्या? हाफ एम v2 कैपिटल v मतलब एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर मतलब हाफ एम v स्क्वायर। अब ये चीज और ये चीज जो नीचे वाला डायरेक्ट बना, वो सिर्फ एक चीज देखो क्या है, ये दो अलग अलग लिखे अपन ने, स्मॉल एम पे कैपिटल एम पे, दोनों को क्या किया अपन ने? ऐड। तो ये क्या बन गया? सिस्टम। तो मैंने सपोज वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम पे लगाओ, m प्लस m, तो मुझे तो सिस्टम पे लगाओ तो नॉर्मल नॉर्मल क्या बन गया? इंटरनल फोर्स। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो गया? जीरो। तो पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ तो वर्क डन किसका रहेगा? सिर्फ ग्रेविटी का। कौन सा ग्रेविटी का वर्क? स्मॉल m का। तो क्या था वो? माइनस mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था? माइनस mgh इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये पूरा का पूरा पार्ट, माइनस काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल, समझ में आया? तो नीचे वाला क्या मिला? सिस्टम। तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर क्या था? 1, ये इक्वेशन नंबर क्या था? 2। इक्वेशन नंबर इक्वेशन V2 डाल दो तो यहां से क्या मिल जाएगा? V1। जैसे A और B पार्ट हो गया, C पार्ट आप देखोगे एंड D पार्ट देखोगे तो वो क्या हो गया? काइनेमेटिक्स। अरे C और D पार्ट क्या है? काइनेमेटिक्स। क्या है बताओ यहाँ पे? C एंड D पार्ट में क्या है? ये जब इसमें उड़ेगा तुम एक सिंपल सुन, तो मुझे बताओ ये V2 चेंज होने वाला है क्या? कैपिटल M पे जो वेलोसिटी आई, अब फ्रिक्शन तो कुछ है ही नहीं, तो वो V2 वही रहेगी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये V1 है V2 है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा? ऐसे ना। तो ये मास तो कैसे उड़ने वाला है? ऐसे। बट मुझे बताओ इसका, इस मास का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है V2 और कैपिटल M का भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V2, दोनों क्या है? सेम। उसमें एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। तो वो तो दोनों सेम ही डिस्टेंस जाएंगे। तो जब पूरा ऐसे जाएगा तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन की जो रेंज होगी उतना ही वो इतना जाएगा, तो फाइनली उसी पे आएगा ना वो। समझ में आया कि नहीं? और आपको V1 भी पता है, V2 भी पता है, तो आपको टाइम मिल सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिलेगा, मैक्सिमम हाइट भी मिलेगी। तो C और D क्वेश्चन तो क्या था? काइनेमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या था? काइनेमेटिक्स, वर्किंग थ्योरम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, तीनों का मिक्सचर था ना। H से ऐड करना पड़ेगा, H प्लस दिस फ्रॉम ग्राउंड। समझ में आ रहा है? अब अरे V2 V1 मिल गया ना, तो फिर उसके बाद ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, मतलब नेट वेलोसिटी तो पूरा ऐसे जाएगा, और जब ऐसे जाएगा तो वापस तब तक ये ब्लॉक कहां पे आएगा? इधर ही आएगा ना, ऐसे। समझ में आया कि नहीं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट? अरे 2uy ना, 2uy बाय g, मतलब 2v1 बाय g, बस इसका आंसर है। अरे 2u sin थीटा बाय g, u sin थीटा क्या होता है? v1 ना, तो 2v1 बाय g। वो टाइम ऑफ फ्लाइट में इसकी रेंज कितनी होगी? v2 इंटू t। अरे भाई रेंज कितनी है? रेंज हो गई v2 इंटू क्या? t। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2v1 बाय g। थीटा वीटा की जरूरत है? अरे भाई थीटा वीटा की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां पे तो u और थीटा दिया रहता है, तो फाइनली हम लोग ux एंड uy निकालते हैं। अरे यहाँ पे ux एंड uy दिया है, तो भाई v1 एंड v2 है, बस ये दो चीजें होगी तुम्हारा आंसर। तो इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको से लगते बड़े हैं, वो होते क्या है? छोटे। बट इसके ऊपर आप ये फर्स्ट ग्लांस में करोगे और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको 20 से 25 मिनट जाएगा। तो इसीलिए जब एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस अभी करो, उसमें टाइम दो, सोचो, और वो खास करके आपको लेवल 2, इसलिए आपको ध्यान रखना लेवल 2 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पहुंचने के पहले, अपना मॉड्यूल का भी एडवांस लेवल पहुंचने के पहले आपको क्या खत्म करना है? HC वर्मा पूरा खत्म होना चाहिए, मॉड्यूल, जेई मेन लेवल, डीसी पांडे की पूरी थ्योरी, नहीं लेवल 1 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी, इतना करोगे ना तो आपका क्या बनेगा? मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा, और फिर लेवल 2 जाओगे तो आप सोच पाओगे, अदरवाइज आपके कंसेप्ट से क्लियर नहीं है। बिना कंसेप्ट क्लियर से लेवल 2 जाओगे तो वैसे भी कुछ चमकने वाला नहीं है। समझे? मैंने आपको जस्ट बताया क्योंकि जो मैं सोचा कि अच्छा क्वेश्चन, पता नहीं नेक्स्ट लेक्चर हो कि नहीं हो, ऐसे दिवाली के बाद हो तो एक होना चाहिए आपको, ठीक है? इसको रख दो, मतलब लिख दो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या है? ठीक है, पहले तो समझो इंपल्स लिखते हैं हम लोग जे से, और इंपल्स कुछ नहीं, ये फोर्सेस है ना, अपन ने कौन से फोर्सेस पढ़े थे? जो ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, बस उसी का इंपल्स आएगा। इंपल्स भी उन्हीं फोर्सेस की वजह से आएगा, पर पहले इंपल्स क्या है वो समझो, ठीक है? अब इंपल्स समझना बहुत, मतलब एक चीज समझो कि इंपल्स का मतलब क्या है। तो पहले मैं एक इक्वेशन वाइज समझाता हूँ, एकदम मैथमेटिक्स लिखता हूँ, मैथमेटिक्स को अच्छे से समझो, क्योंकि ये इंपल्स अच्छे से समझाया नहीं जाता,
बहुत सारे वीडियोस भी उसमें समझाया नहीं जा रहा, तो इसलिए ध्यान में रखना ये चीज समझो अच्छे से 15 मिनट। इंपल्स को क्या, इंपल्स क्यों आता है, क्या होता है, क्यों ये आया पिक्चर में, और फिर उसका एक ओवरऑल अपन कंसेप्ट देखेंगे। इंपल्स जो होता है, मैं पहले यहां पे डायरेक्टली बोल देता हूं, इंपल्स एक वेक्टर है। इंपल्स, और इंपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए मैं उसको ध्यान से सुनना पहले आगे के 10 से 15 मिनट। इंपल्स को हम लोग लिखेंगे जे से। पहले मैं मैथमेटिकली बताता हूं इंपल्स क्या होता है। ये एक वेक्टर है, और इंपल्स वेक्टर होता है चेंज इन मोमेंटम। किसी ने बोला इंपल्स क्या है, तो चेंज इन, एकदम सिंपल है भाई, चेंज इन मोमेंटम मतलब इंपल्स, ठीक है। तो इंपल्स होगा चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी वेक्टर, मतलब क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये इंपल्स होता है। अब कोई बोलेगा सर बट ये है क्या, मतलब कैसे, तो सबसे पहली चीज आप देखो फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। अब ये सब भूल जाओ, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, दिमाग में रखा, कैसे अपन देखेंगे। फोर्स क्या होता है, dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट उसको इस तरीके से अपन डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखेंगे, dp बाय dt भी लिखेंगे और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखेंगे। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अभी मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है मैंने, इसमें मैंने टाइम को बहुत ही कम कर दिया, बहुत ही कम, तो फोर्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने टाइम को 10 to the power -6 सेकंड कर दिया, मिली माइक्रो सेकंड कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मेगा में 10 to the power 6 ना, इतना बड़ा फोर्स, मतलब 10-10, 15-15 लाख न्यूटन फोर्स। कहां पे दिखता है ऐसा सब चीज, टाइम बहुत ही कम, फोर्स बहुत ही बड़ा, कहां पे होता है, उल्टा सोचो आप, कहां पे होता है, कोलिजन में। आप सोचो, आप हो बिल्डिंग के ऊपर गए, ठीक है, नहीं आप नहीं, ठीक है, कोई जिसको आपको, ठीक है, समझ लो ना, तो आप बिल्डिंग के ऊपर उसको लेके गए और क्या दे दिया, धक्का। तो धक्का जब दिया तो ये आपका दोस्त, जिसको मतलब वो आपको दोस्त समझता था वो, ठीक है, आपने उसको धक्का दे दिया, ये अभी गिर रहा है। अब जब गिरेगा तो यहां पे जब गिरते गिरते कौन सा फोर्स है उसके ऊपर, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी। और जैसे ही वो गिरा जमीन पे, अब वो मरा, मरेगा ही ना भाई, मतलब हाँ, तो तुमने अपने क्लास की तरह से मत फेंको तो कुछ नहीं होगा। कहां से, हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, अंबानी, हाँ, बुर्ज खलीफा बोलता है, बुर्ज खलीफा से गया, तो अब मुझे बताओ जैसे ये गया, अब मुझे बता ये क्या होगा, मर जाएगा। अब ये जब मरेगा तो ये ग्रेविटी की वजह से मरा या किसकी वजह से मरा, हाँ मतलब फाइनल तुम्हारे वजह से, बट मुझे बता इसके ऊपर जो कौन से फोर्स की वजह से एक्चुअल में मरा, हाँ, कौन सा फोर्स, नॉर्मल। अब मुझे तो जब ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके गिरेगा, अब गिरने के बाद तो ऐसे रुका हुआ, बट जब वो गिरता है तब इसके ऊपर कौन सा फोर्स आता है, नॉर्मल फोर्स। और मुझे बता वो नॉर्मल फोर्स, अब देखोगे वो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, बहुत ही बड़ा, क्यों, क्योंकि टाइम बहुत, आप देखो जब ये पूरा का पूरा गिर रहा था वो टाइम मत देखो, ये तो गिर रहा है, उसको ऐसा होता है बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो ये चलो 10 मिनट गिरते रहा, ठीक है, अरे मतलब सब प्लेन भी नहीं सकता, ठीक है, अब 10 मिनट गिरते रहा, जब ये एक्चुअल में अभी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, जस्ट बिफोर, जस्ट ए वर्ड यूज किया ना मैंने, मतलब क्या, उसके जस्ट माइक्रोसेकंड पहले, अभी जमीन पे गिरने वाला उसके जस्ट माइक्रोसेकंड पहले उसका कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगी ना, मतलब मोमेंटम रहेगा, वो सडनली क्या हो गया, जीरो। तो मोमेंटम चेंज हुआ, बहुत मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, पर बहुत ही क्या, कम टाइम में, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ होगा, चलो 100 मीटर पर सेकंड से गिरा है, 10 केजी का आदमी है, नहीं 10 केजी का तो नहीं होगा, 50 केजी का आदमी है, 100 मीटर पर सेकंड से, तो 5000 था ना, ऊपर वाला क्वांटिटी क्या हुआ 5000, बट नीचे वाला जो क्वांटिटी है डेल्टा टी वो क्या है, बहुत ही कम, बहुत ही कम मतलब माइक्रो सेकंड्स में पकड़ लो, या इवन जस्ट गिरने के पहले माइक्रो सेकंड्स भी नहीं रहेगा कुछ, और नैनो सेकंड्स,
तो उसमें फोर्स जो आएगा वो बहुत ही क्या आएगा, बहुत बड़ा, और वो बहुत बड़ा फोर्स उसको मारेगा, इसलिए मरता है। ठीक है, सिमिलरली मतलब सेम चीज होता है, सेम चीज आप देखो। ठीक है, अब ये बंदा इसको थप्पड़ मारता है, तो आप समझो ना, देखो थप्पड़, अब अरे अभी एक्शन रिएक्शन मत बोलो, देखो एक्शन रिएक्शन का जमाना चला गया, वो तो अपन ने पहले कर दिया। ठीक है, वो तो तब आप बच्चे थे कि न्यूटन ज्यादा मोशन था। ठीक है, अब मुझे तो ये गाल है, मतलब मेरा नहीं, सपोज अब मुझे तो ये, चलो मेरा ही गाल पकड़ लेते, ये गाल है और ये हाथ है, मैंने जोरदार मारा, जब देखो ये हाथ यहां से यहां पे आ रहा था, तब तक तो कुछ लेने का नहीं, ये तो अपना केस हो गया। अब ये हाथ जब गाल पे पड़ने वाला है, तो जस्ट बिफोर इट हिट्स, इसका क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, स्पीड होगा, और जैसे मेरा गाल ऐसा का ऐसा सपोज, और अब ये वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे, जीरो, सडनली मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, तो मोमेंटम चेंज हुआ, टाइम क्या था, बहुत ही कम। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो तो नॉर्मल फोर्स ही था, बट नॉर्मल फोर्स बहुत ही क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो मरा किसकी वजह से, नहीं मतलब मैं नहीं आ, उधर भी मरा किसकी वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से, इधर भी लगा किसकी वजह से, अरे भाई समझ में आया कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, बट इस फोर्स को सब लोग सुनो, और इस टाइम को जो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये जो क्वांटिटी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। हम लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे यार फोर्स लग रहा है करोड़ न्यूटन, करोड़ न्यूटन लगेगा ना फोर्स वाला, ऐसा 100 करोड़ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 टू द पावर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसा बोलेंगे थोड़ी। उससे अच्छा अपन क्या करेंगे, फोर्स एंड टाइम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एक क्वांटिटी बनी क्या, इंपल्स, और क्या बचा वो, चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स का कंसेप्ट क्यों आया, बाद में बोलेंगे। तो कोई भी बड़े चीज बहुत ही कम टाइम के लिए लग रही है, उनको दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, वही रहेगा, और वो चेंज इन मोमेंटम रहेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी इस तरीके से, समझ में आया। सो इंपल्स इज नथिंग बट व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। बट इंपल्स आता किसके वजह से। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सबसे बड़ा पहला एग्जांपल दिया, ये आदमी गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और जस्ट अभी गिरने वाला था, क्या ग्रेविटी का इंपल्स आएगा, क्या इंपल्स टू ग्रेविटी रहेगा, ग्रेविटी तो अपना क्या चल ही रहा है ना, क्या ग्रेविटी को झटका है क्या। देखो इसमें कौन सा चीज वेरिएबल है, नॉर्मल। मुझे बताओ, आप खड़े हो, सब लोग सुनो, आप ऐसे करके खड़े हो ग्राउंड पे, तो आपका तो नॉर्मल फोर्स कितना हुआ, mg, बट वही आप जंप मारा, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में नॉर्मल फोर्स क्या हुआ, बढ़ गया, और फिर वापस आप खड़े रहे, तो वापस कितना हुआ, mg। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ना। बट कोलिजन के टाइम पे जनरली नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, बहुत ही स्पाइक, बहुत बड़ा हो गया ना, स्पाइक कर दिया। तो कुछ कुछ फोर्सेस जो होते हैं वो कोलिजन के टाइम में बहुत ही बड़े हो जाते हैं। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है, नॉर्मल फोर्स, बहुत बड़ा हो ही जाता है। तो इसीलिए इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स जनरली लेंगे, आगे काम करेंगे अपन। अब नॉर्मल फोर्स और कहां पे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू एन, एन पे भी क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल फ्रिक्शन में भी नॉर्मल फोर्स है, तो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, तो नॉर्मल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन भी होगा। एक्सीडेंट भी होते हैं, एक्सीडेंट में एक ऐसा आ रहा है, यहां पे ऐसा दीवार है और बड़ी कार आ रही है, तो क्या हुआ, तो जब कार आ रही थी उसका स्पीड था, अचानक से स्पीड क्या हो गया, जीरो हो गया, तो बहुत बड़ा फोर्स आया बहुत कम टाइम, और बहुत बहुत बड़ा फोर्स वो आया सिर्फ माइक्रो सेकंड्स के लिए, तो पूरे कार की लगा के गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये बड़े बड़े फोर्स बहुत कम टाइम के लिए आएंगे, और वो टाइम और वो फोर्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इंपल्स। ठीक है, तो इंपल्स का डेफिनेशन, मतलब इंपल्स समझ में कंसेप्चुअली। अब इसका काम कैसा है, तो यहाँ पे आप देख लो, इंपल्स को अपन लिखेंगे कैसे, तो बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसा लिखा जाता है, देखो ऐसा, F इज इक्वल टू dp बाई dt, तो F dt कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, dp। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो इंपल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ F dt विच इज F इंटू डेल्टा टी। बट अपन सिंपल, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, एकदम सिंपल। ठीक है, अब इसका एकदम सिंपल वाला मैं एग्जांपल, 2 एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा।
ठीक है, यहां पे देखो ये वॉल है, ठीक है, ये अपना आ गया ट्रक। ट्रक जो है वो 1000 kg का ट्रक है, ठीक है, और ये ट्रक जा रहा है v इज इक्वल टू लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड से, और 50 मीटर से जा रहा है जस्ट बिफोर ए हिट, मतलब ये ऐसा नहीं इधर तक तो सेम स्पीड था। अब जैसे ही हिट करेगा क्या होगा, ये वॉल है ना, तो ये ट्रक है, क्या हो गया इसका वेलोसिटी कितना हो गया फाइनल, 0 हो गया, 0 हो गया ना। मुझे तो इस ट्रक के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब कोई बोलेगा जो नॉर्मल फोर्स आया है सर, इस नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, और ये जो टाइम था, टाइम ऑफ कोलिजन, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कितने टाइम में इसका कोलिजन हुआ, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, ठीक है। ये मैंने लिखा कुछ 1 माइक्रोसेकंड। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना बड़ा फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी देगी मैग्नीट्यूड वाइज, नॉर्मल फोर्स कितना रहेगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा वी बाय डेल्टा डी ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू वी कितना, 1000 इंटू क्या 50, तो कितना हुआ, 5 हाँ मतलब 50,000। फाइनल मोमेंटम कितना रहा, 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल लेना होता है, पर अपन मैग्नीट्यूड लेंगे, कितना हुआ मैग्नीट्यूड इसका, 50,000 डिवाइड बाय 1 माइक्रोसेकंड, मतलब 10 टू द पावर क्या, -6। तो फोर्स कितना आया, 510 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 4, 510 टू द पावर 10 न्यूटन का फोर्स आएगा। तो कहीं कार का क्या होगा, या वो ट्रक का क्या होगा, तो जाएगा ही ना वो, समझ में आया। अब इतना बड़ा न्यूटन का फोर्स, कौन सा फोर्स है वो, नॉर्मल फोर्स। तो ऐसा कभी पूछा था कि कितना बड़ा नॉर्मल फोर्स आएगा, बट किसी ने बोला इंपल्स, तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसा है, किसी ने बोला इसका इंपल्स कितना होगा इसके ऊपर, तो n इंटू डेल्टा टी कितना, 50,000, n इंटू डेल्टा टी करने का ना। तो इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, तो नॉर्मल फोर्स होगा ना, उसी डायरेक्शन में इंपल्स भी लिखते हैं। सो इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स इनटू क्या, डेल्टा टी, कितना आएगा आंसर, मतलब बेसिकली चेंज इन क्या, मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 50,000। तो इसका इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स कितना है, 50,000। बस ये सबको समझ में पक्का। तो एक ध्यान में रखना, इंपल्स या इंपल्स कब काम में आने वाला है। ये ट्रक यहां से आ रहा था, इधर से इधर वो क्या कर रहा है, वो क्या हो गया, काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ रहे हैं। कहां पे अपन अभी देख रहे हैं इसको, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट। तो ये दो वर्ड्स बहुत काम के कोलिजन के टाइम में। कोलिजन के जस्ट पहले उसका स्पीड क्या था, कोलिजन के जस्ट बाद में स्पीड क्या है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, जस्ट पहले मतलब कितना पहले, जस्ट पहले मतलब जस्ट मतलब क्या होता है, जस्ट मतलब, अरे जस्ट मतलब dx वगैरह क्या है, डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हो, जस्ट। तो ऐसा लिखा है कि ये जो पूरा ट्रैक है, सुनो क्वेश्चन सुनोगे, इधर से निकला, ये पूरा 10 मीटर का ट्रैक है, तो पूरा 10 मीटर ही लेने का। तो 10 मीटर के एंड में इसका स्पीड कितना था, वो जस्ट बिफोर कोलिजन है और जस्ट आफ्टर कोलिजन। मैं आपको एक मिनट एक और एग्जांपल देता हूं, मतलब दोनों एग्जांपल साथ में लिखो। सुनो सब लोग सुनो, ये आदमी का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, ये वही अपना टावर है, ये टावर है कुछ 100 मीटर का। यहां से ये एक बच्चा गिर गया, नहीं जाने दो यार। कौन गिर गया, अरे किसी को गिराएंगे नहीं यार, ठीक है, नकली बच्चा है, ठीक है, एक नकली बच्चा गिरा, क्या
भाई असली वजह क्यों मारेंगे भाई? ठीक है, एक नकली बच्चा है जो गिर गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब बोला है कि जैसे ये हिट करेगा यहां पे, ठीक है, तो पूरे थ्रोट मोशन में ग्रेविटी का तो इंपल्स कुछ आएगा क्या? नहीं, ग्रेविटी तो फोर्स है, तो पूरा थ्रोट मोशन यहां से 100 तक आप क्या लोगे? कुछ नहीं, आप नॉर्मल अपना काइनेमेटिक्स की तरह करोगे या वर्क एनर्जी पावर करोगे, जिसमें आपको स्पीड निकालोगे यहां पे आने। अब ये जस्ट गिरने वाला है, तो इसका जो स्पीड होगा इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी क्या? जस्ट बिफोर कोलिजन, जिसको हम बोलेंगे जेबीसी, जस्ट बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। अब ये किसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, सपोज अभी यहाँ पे गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे बाउंस होने के लिए कुछ ऐसा स्प्रिंग बिंग डाला है तो अलग बात है, बाउंस करेगा। बट अभी ब्राउन बाउंस नहीं है, ये क्या है? ग्राउंड है, हार्ड ग्राउंड है, तो क्या होने वाला है? बाउंस तो करेगा नहीं, तो ऐसा करके पिचक जाएगा। तो जैसे ही पिचक गया, अब बच्चा देखो, ये बच्चा टूटा हुआ, अरे भाई लेकिन ये अपना एक, हाँ, ये मतलब एक्चुअल बच्चा नहीं है, ये अपने पुतला बना है उसका, ठीक है। ये जस्ट, अरे भाई बच्चे को मार रहे हो तुम लोग, क्या पगला? सही है क्या? ठीक है, तो भाई यहां पे सुनो, ये क्या था? जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन का स्पीड कितना हुआ? अपन ने ऐसे लिखा है यहां पे 0, जस्ट आफ्टर कोलिजन। भाई जेएसी क्या होता है? 0। तो मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल, बट क्या मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, मोमेंटम जस्ट, क्योंकि उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा सा फोर्स आएगा जिसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? वही नहीं, नॉर्मल फोर्स ही बोलेंगे, और उस नॉर्मल फोर्स का जो इंपल्स आएगा उसको इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। अब कुछ टाइम दिया है, वो टाइम भी बोला गया कि जैसे माइक्रो सेकंड्स में वो कोलाइड होके, तो फिर वो नॉर्मल फोर्स निकालने को बोलेंगे। या फिर किसी ने बोलेगा कि भाई इसका इंपल्स कितना है? इंपल्स इधर आएगा क्या? मोमेंटम जस्ट बिफोर, मोमेंटम जस्ट आफ्टर, दोनों का क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड, जनरली फाइनल माइनस इनिशियल होता है। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स नॉर्मल फोर्स क्या होगा? मोमेंटम फाइनल माइनस क्या? मोमेंटम इनिशियल। बट मैग्नीट्यूड पूछा है तो अब वो देख लो किसका क्या है। फाइनल इसमें 0 हो रहा है ना, तो यहाँ पे 0 माइनस क्या? इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी। और मुझे तो जो वेलोसिटी निकालोगे, वो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? 100 मीटर दिया है, मास दिया है, तो v इक्वल टू √2gh। अरे v इक्वल टू √2gh। अब इसमें gh की वैल्यू क्या लोगे? -100 ही लोगे, मतलब अभी v इक्वल टू √2gh में h 100 लोगे, तो 100 इंटू 10 इंटू 2 ऐसा करके निकाल दोगे। समझ में आया? बस तो बस उससे कर लो। मास की वैल्यू सपोज दी है, कोई मास की यहाँ पे वैल्यू, सपोज मैंने बोला मास इसका जो बच्चे का है वो 10 kg है, ठीक है। और अच्छे से 1 मिनट सुनो, इसको थोड़ा सा इजी करना है तो 20 मीटर ले लेते हैं। नहीं बच्चे का नहीं, ठीक है। तो ये 10 kg और 20 मीटर कर लो यहाँ पे 10 इंटू मतलब √2gh। v की वैल्यू कितनी है फिर यहाँ पे? ये था वेलोसिटी क्या? जस्ट बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन कितनी थी? रूट ऑफ कितनी? 2 इंटू g इंटू h। 2 इंटू 10 20 कितना? √400 मतलब कितना? 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड इंटू 10, तो आंसर कितना है यहाँ पे? 200। तो इंपल्स कितना आएगा? 200। समझ में आ रहा है? बट इंपल्स कब लिखेंगे अपन? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन के लिए। कंसेप्ट सबको समझ में आया? ये लिख लो आप लोग। एक चीज आप लोग समझो, इसमें पूरा का पूरा मतलब आपको जो भी समझना है इंपल्स की कहानी, इंपल्स क्या है, क्यों आता है,
तो इम्पल्स जे करके लिखोगे, इसका काम कहां पे है? ड्यूरिंग कोलिजन, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट। तो पहले ये वर्ड्स लिखो आप लोग, ये वर्ड्स हम लोग यूज करने वाले। तो इम्पल्स करके हेडिंग डाल दो, जे करके डालो, लिखो जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। इसमें बहुत सारे फोर्सेस, बहुत बड़े फोर्सेस बहुत छोटे टाइम के लिए आते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक। डेल्टा टाइम बहुत ही कम होगा तो फोर्स बहुत ही क्या होगा? बड़ा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल। हमें इंटीग्रेशन वगैरह सब यूज नहीं करने वाले। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी ऐसा करके इंपल्स लिखा जाता है बुक्स में, तो अपन डायरेक्टली उसको, तो इंपल्स अपन ने अभी देखा था कि इंपल्स क्या है, ठीक है। तो इंपल्स को अपन ने क्या बोला था? इंपल्स को अपन क्या लिखते हैं? जे। और ये जे क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस क्या? इनिशियल मोमेंटम, मतलब इसको अपन डेल्टा पी वेक्टर बोलेंगे। अब इंपल्स किस किस के वजह से आता है? फोर्सेस को से। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे लिखता हूं ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग, इतने ही फोर्सेस थे। अब आप एक चीज समझो, ग्रेविटी का इंपल्स क्या होगा? अब ड्यूरिंग कोलिजन, अब मैं यहां पे लिखता हूं ड्यूरिंग कोलिजन का इंपल्स देख रहे हैं अपन, क्योंकि तब टाइम क्या होता है ड्यूरिंग कोलिजन? टाइम क्या होता है? डेल्टा टी क्या होता है? टेंड्स टू 0 ना। ड्यूरिंग कोलिजन इनमें से कौन सा फोर्स, मतलब किसका इंपल्स 0 हो जाएगा? तो बेसिकली अब इंपल्स क्या होगा? F इंटू क्या? dt ना, ऐसे लिख दो। ये बहुत ही क्या है, छोटा टाइम है ना, तो किसका इंपल्स 0 होने वाला है ड्यूरिंग कोलिजन? मतलब मैं एक मिनट डेल्टा टी लिख देता हूँ और फिर डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, ठीक है। F इंटू डेल्टा टी कर लेता हूँ, और ये जो चीज है इसका बहुत ही क्या कर लोगे? टेंड्स टू 0। तो मुझे बताओ इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? mg फोर्स इंटू क्या? डेल्टा टी, जो बहुत ही छोटा है। तो इसका दोनों का इंटू क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट कितना? 0। ग्रेविटी का इंपल्स 0 हो गया। नॉर्मल फोर्स का इंपल्स नॉर्मल फोर्स क्या होगा? नॉर्मल फोर्स इंटू डेल्टा टी। नॉर्मल फोर्स ये बहुत ही टेंड्स टू 0 होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा हो सकता है, और होता है ना नॉर्मल फोर्स बहुत। तो मतलब ऐसा पकड़ लो, ऐसा नहीं करता मैं यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ ये सपोज बहुत ही छोटा हो गया तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो इंपल्स टू नॉर्मल फोर्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब इंपल्स टू टेंशन हो सकता है। इंपल्स टू फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन ना, तो ये भी क्या है? नॉट इक्वल टू 0। इंपल्स टू टेंशन, और देखो ना एक ऐसे स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है और जोरदार इसको कर, स्ट्रिंग में भी झटकाता है ना, अरे मतलब स्ट्रिंग के ऊपर भी एक जोरदार कुछ ऐसे गया तो स्ट्रिंग में ऐसा एकदम खिंच जाती है ना, तो इंपल्स टू टेंशन भी हो सकता है नॉट इक्वल टू 0। देखो टेंशन इंटू डेल्टा टी, ये बहुत कम, ये बहुत बड़ा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू, तो इनका इंपल्स हो सकता है। इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, हाँ, के एक्स इंटू क्या? डेल्टा टी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसमें तो झटकाने वाला है क्या? नहीं। एक्स तो क्या? एक्स बहुत बड़ा होने के लिए एक्स तो बहुत ज्यादा कंप्रेस होना चाहिए ना, बट अपन एक स्प्रिंग ऐसी रखी हुई है, ऑन द स्पॉट कोई किसी ने मारा है यहाँ पे, तो क्या एक्स थोड़ी बहुत दबने वाला है? नहीं। तो के एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? फाइनाइट वैल्यू। ये बहुत क्या हो सकता है? कम, बट ये उतना ही रहेगा जैसे, क्योंकि डिफाइंड फोर्सेस है। ग्रेविटी क्या है? mg डिफाइंड है, kx भी क्या है? डिफाइंड है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा काम आएगा एडवांस में। जे एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लिए ये कंसेप्ट बहुत काम का है, ध्यान रखना जब मैं बोल रहा हूँ। जब अपना पूरा सेंटर ऑफ मास कोलिजन सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद में एडवांस के अलग से लेक्चर मेरा या शशांक सर का आपके ऊपर जब होगा, तो तब ये कंसेप्ट आपको काम में आएगा। मोस्टली एडवांस के लेक्चर शशांक सर ही लेंगे, ठीक है। तो मतलब उनका भी आपको एक
आइडिया मिला। मैंने आपको हमेशा बोला मेरा काम कहाँ तक है, जे एडवांस लोअर लेवल तक, जे एडवांस मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल शशांक सर, और प्लस या कोई और सर जब बाद में आएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, ये सबको समझ में? ये चीज इतना लिखो, ड्यूरिंग कोलिजन ये चीज होती है। अभी देखा ना, एन की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो गई ना, अभी तो वही तो समझा रहे अपन। डेल्टा टी क्या हो गया, बहुत ही छोटा, तो एन क्या होगा, बहुत ही, क्योंकि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा उसके वजह से ना। अरे तो एकदम बहुत बड़े वैल्यू को बहुत छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, कुछ बचता है ना, बट वही बहुत ही छोटा वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, तो जीरो ही आता है। देखो इसमें मैं आपको एक और लिखने के लिए बोल देता हूं, जैसे डेल्टा टी हो गया 10 टू द पावर -12 और mg हो गया सपोज 100, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 10 टू द पावर -10 विच इज ऑलमोस्ट कितना, 0। अब यही 10 टू द पावर -12 है और नॉर्मल फोर्स भी 10 टू द पावर 13 है, क्या हुआ, 10 बचा ना, तो कुछ ना कुछ बचा, नॉट इक्वल टू 0। अब एक चीज समझो, सिर्फ लास्ट का बोल के खत्म कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन, अब जो कोलिजन होता है, ठीक है, मैं जस्ट आपको यहां पे बता रहा हूं कि क्या है कोलिजन। जो है कोलिजन वर्ड सुना है, कोलिजन 3 टाइप का कोलिजन पढ़ने वाले हो। एक को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सुना है कि नहीं? फिर इन इलास्टिक कोलिजन, सुना है कि नहीं? अभी सुन लिया ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये वाई थोड़ा सा ऐसा हो गया, समझ जाओ। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली क्या, 3 टाइप के कोलिजन होते हैं, जिसमें इसमें ई जो होता है, ई करके कुछ आएगा, उसको ई को हम बोलते हैं 1। इसमें ई जो होता है वो 0 से 1, और इसमें ई की वैल्यू क्या, 0, और इस ई को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ। ऐसे 3 टाइप के कोलिजन्स होंगे, यहां पे 3 टाइप के कोलिजन्स होंगे, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। का मतलब क्या है, अब वो चीज समझो, पहले लिखो मत, पहले सिर्फ देख लो, फिर बाद में लिख लेना। अब ऐसा पकड़ लो, यहां पे देखो, एक बॉल है, दूसरा बॉल है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये बॉल जा रहा है u1 वेलोसिटी से, ये बॉल जा रहा है u2 वेलोसिटी से, और 2 बॉल ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। अब बॉल जा रहा है, अभी ये कोलाइड कब करेंगे, U1 greater than U2 होगा, u2 ग्रेटर u1 होगा तो करेंगे ही ना। हाँ, तो इतना समझ में है ना। तो इस केस में u1 इज ग्रेटर देन क्या है, हाँ, तो u1 इज ग्रेटर देन क्या है, u2। अब इसको हम बोलेंगे जस्ट बिफोर क्या, कोलिजन। अभी जस्ट कोलिजन होने वाला है, ऐसा पकड़ लो, जस्ट कोलिजन होने वाला, मतलब ये डिस्टेंस बहुत ही क्या है, कम, मतलब ऐसे एकदम बाजू में। अभी ऐसा पकड़ लो, दूर है, वो बोला सर अभी कोलिजन कैसे होगा, इतना दूर तो दिख रहा है, डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, टेंस टू 0, ठीक है, टेंस टू 0, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम 10 टू द पावर -12 मीटर्स विक रहे, 10 टू द पावर -12, एकदम ऐसा टच होने ही वाला है। तो मुझे बताओ, ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां पे डालेगा, ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां पे डालेगा, नॉर्मल फोर्स तो ये होगा। अब नॉर्मल फोर्स कोलिजन के टाइम में नॉर्मल फोर्स क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इंपल्स यहां पे रहेगा, इसका इंपल्स। अब मुझे बताओ, इसके ऊपर इंपल्स ऐसे आया, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, ये जो मास m1 है, अरे जब टकराएगा तो इधर फोर्स ऐसे आया ना, तो इसकी स्पीड u1 थी, वो क्या हो जाएगी, बहुत मतलब कम हो जाएगी। अब इसकी वेलोसिटी कम होके कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी v1 हुई। ये जो मास m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
अरे नॉर्मल फोर्स ऐसा है ना, पहले ऐसे ही जा रहा है, नॉर्मल फोर्स भी ऐसे आया। अरे इम्पल्स है मतलब नॉर्मल फोर्स ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, v2। अब यहां पे क्या हो जाएगा, v2 इज ग्रेटर देन क्या, v1। ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, ये था जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हैं आपको? जब मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जब मैं लिखता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P फाइनल माइनस P इनिशियल, जब क्या P फाइनल इज ग्रेटर देन P इनिशियल, और P इनिशियल माइनस P फाइनल, जब P इनिशियल इज ग्रेटर देन P फाइनल। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स एफबीडी, इसकी मुझे इंपल्स की एफबीडी बनानी होती सिर्फ m1 इसकी, तो इसका इंपल्स का इक्वेशन क्या लिखते, P इनिशियल माइनस P फाइनल या P फाइनल माइनस P इनिशियल? क्यों? अभी इसकी वेलोसिटी u1 थी, अब वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, कम। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड क्या थी, ज्यादा, बाद में क्या हो गई, कम। तो इस क्वेश्चन में मैं Jn क्या लिखूंगा, P इनिशियल माइनस क्या, इनिशियल मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट बिफोर कोलिजन माइनस जस्ट आफ्टर बिफोर कोलिजन कितना है, m1 u1 माइनस क्या, m1 v1। ये इसके लिए था, इसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल, क्यों, मतलब मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन माइनस मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन। क्या है जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, m2 v2 माइनस क्या, m2 u2। अब इन दोनों को मैं इक्वेट करता हूं, इन दोनों को क्या करता हूं मैं, इक्वेटी करेंगे ना, तो क्या मिलेगा, m1 u1 माइनस क्या, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ये इसको इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्या दिख रहा है यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या, फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट, क्यों, नहीं क्योंकि यहाँ पे नहीं यहाँ पे दोनों नेट फोर्स कितना हो रहा है, 0, बट ये फोर्स बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे नेट इंपल्स भी, तो नेट इंपल्स ड्यूरिंग कोलिजन 0 हो रहा है, तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम ड्यूरिंग, so we can conserve momentum during collision when what, net impulse is 0। जब कोलिजन होता है ना तो अपन फोर्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे, फोर्सेस ही हो एक्चुअली, इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम ना, बहुत बड़ा फोर्स है, इसलिए अपन उसको इंपल्स बोलेंगे। तो हम लोग ड्यूरिंग कोलिजन किसकी बात करेंगे, सिर्फ इंपल्स की। सो इफ द नेट इंपल्स इज 0 ड्यूरिंग कोलिजन देन वी कैन कंजर्व मोमेंटम। ये स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट क्या था, the net impulse is 0 during collision then we can conserve momentum during collision। और ऐसा इसमें लिख दो नीचे, momentum just before collision equal to momentum just if net impulse is 0 during collision then we can conserve momentum during collision। इक्वेशन क्या लिखना है, momentum p just before collision equal to p just after collision। इसमें सिर्फ एक छोटा सा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसका थोड़ा सा ब्रीफ देके मैं पूरा कोलिजन खत्म करेंगे, एक लेक्चर पूरा कोलिजन का लगने वाला है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे सब लोग सुनो, अपना इंपल्स अगर कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, बचा है, बहुत सारा बचा है, मतलब जब स्टार्ट किया मैंने, मतलब इसका पूरा का पूरा, तो इंपल्स हुआ नहीं है, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन किया तो उसमें 20-25 मिनट चली गए थे ना, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे, फ्रिक्शन का इंपल्स कितना होगा, फ्रिक्शन तो इधर ही है दोनों में, फ्रिक्शन का इंपल्स कितना है, क्यों, सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन होता, तो इधर भी फ्रिक्शन है, इधर भी फ्रिक्शन है, एंड फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगले लेक्चर में, अभी दिमाग मत लगाओ।
फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? म्यू इनटू क्या? नॉर्मल फोर्स। क्या नॉर्मल फोर्स का इंपल्स है यहाँ पे? है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शन कौन सा नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है? ऊपर वाला। क्या ऊपर में नॉर्मल फोर्स है? तो क्या ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्स है क्या फ्रिक्शन की वजह से? फ्रिक्शन फोर्स है, बट ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्स कितना है फ्रिक्शन का? मतलब फ्रिक्शन पिक्चर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इंपल्स ड्यू टू फ्रिक्शन कितना है? 0। तो कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे लगेगा। ये अच्छा कंसेप्ट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। अभी जो मैंने बोला ना स्टेटमेंट, ये मैंने आपको डाल दिया स्टेटमेंट, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मल फोर्स है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? m1g। नहीं, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है? m1g। उसको एकदम स्मॉल टाइम से मल्टीप्लाई कर। तो इसीलिए मैंने क्या बोला यहाँ पे? मोमेंटम जस्ट, इसमें मोमेंटम कौन सा कंजर्व हो रहा है? जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट। अब मुझे बताओ, इस बॉल को वेलोसिटी v1 v2 आ गई जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम। दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम, और रुक जाएगा, चलेगा। उससे कोई अपने को लेना देना है क्या? मुझे बताओ, अपन ये किसकी बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग कोलिजन। अपन कभी भी अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के पहले क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स है। ये बातें किसकी कर रहे हैं? कोलिजन के टाइम में। क्योंकि कोलिजन के टाइम में ही नॉर्मल फोर्स क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा। बाकी ग्रेविटी तो उतना ही रहा, फ्रिक्शन भी उतना ही रहा। तो इसलिए ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन का यहाँ पे इंपल्स छोड़ो, ये सब बाद में बताएंगे, ठीक है? तो मुझे पता है अभी आपका सब जा चुका है, अगले लेक्चर में करेंगे उसको, ठीक है? ये सब एडवांस का पार्ट मैंने जो बोला, फ्रिक्शन ऑफ इंपल्स 0 है, ये सब एडवांस के पार्ट में आता है। कंसेप्चुअल है ना ये सब। बिना समझ के भी पूरा क्वेश्चन आप एक्सेल में सॉल्व कर लोगे, बट जब एडवांस का पार्ट आएगा उसमें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये देख लो ना आप लोग, कोलिजन लिखा है मैंने, इसमें क्या लिखा है? परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये पार्ट में अलग, नेक्स्ट लेक्चर में ये पार्ट को अलग वापस क्या करूंगा? रिवाइज, और यहां से कोलिजन के सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो कोलिजन बच गया है, ठीक है? नहीं हुआ है। बैकलॉग में कल या परसों के कोई किसी के लेक्चर में आके बता दूंगा, ठीक है?